हेलो एवरीवन, डीजी लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम एलएलबी में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उस बुक की जानकारी अच्छे से लीजिए। अगर आप उन्हें एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपको कभी भी लर्न नहीं होगी। इसलिए उस बुक को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए ताकि आप उससे इजीली याद कर पाएँ। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपको एग्ज़ाम के पैटर्न में अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो अगर हम देखें प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स को तो डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पे। तो इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है टीपी एक्ट के निकाल लीजिए। कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन पे हम डिस्कस करते हैं। ये सफिशिएंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन श्योर नहीं है, इसलिए इसके अलावा भी आप अध्ययन कीजिए। आप अपनी नोटबुक में एक पार्ट बनाइए जहाँ पे आप डिफरेंस लिखें। चूँकि यह विषय आरजीएस या किसी भी स्टेट की जुडिशरी में कवर होता है, इसलिए ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए बहुत ही क्लिष्ट विषय है। इसलिए आपको अभी से मीन्स एलएलबी सेकेंड ईयर में आपको अभी से इस पेपर को लेकर के बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो आप इस पैटर्न से अगर क्वेश्चंस तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है निहित हित और समाश्रित हित। देखिए, निहित हित को सेक्शन 19 में बताया गया है और समाश्रित हित की परिभाषा जो है सेक्शन 21 में है। एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए परिभाषा पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एक्ट में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यही हुआ कि इसकी जो परिभाषा है वो कौन कौन से सेक्शंस में लिखी गई है। उसके बाद में जो इनका बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि निहित हित जो है वो किसी अवश्यंभावी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, जबकि समाश्रित हित किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर निर्भर करता है। ओके, निहित हित में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे उस पर कोई प्रभाव डिफरेंस पड़े सेक्शंस पे, और दूसरा है कि निहित हित अवश्यंभावी घटना पर निर्भर करता है, जबकि समाश्रित हित किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहला एक कंसेप्ट है कि क्या होता है निहित हित, समाश्रित हित। आप इसके 10 डिफरेंस पढ़ लेंगे लेकिन आपको इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझ नहीं आएगा। तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते हैं। जैसे निहित हित का मतलब क्या है, जैसे मैं को अपनी कोई प्रॉपर्टी ख नाम के व्यक्ति को दान में देती हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात वो संपत्ति ख नाम के व्यक्ति को मिलेगी। अब देखिए, मेरी मृत्यु निश्चित है, वो 10 दिन बाद, 1 महीना, साल, डजन टाइम नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ क्या हुआ, अवश्यंभावी घटना के घटित होने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निहित हित का मतलब क्या है कि वो घटना कैसी हो, अवश्यंभावी, मतलब अवश्य घटित होगी। लेकिन समाश्रित हित में क्या होता है, किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर या घटित नहीं होने पर। जैसे मैं कहूँ कि मेरी संपत्ति ख को तब मिलेगी जबकि वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। अब क्या ये श्योर है कि वो 18 वर्ष की आयु पूरी करेगा? नहीं, हो सकता है उससे पहले वो मर जाए, या हो सकता है उससे पहले वो कहीं चला जाए, वो रहे नहीं यहाँ पे इस दुनिया में। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे श्योर नहीं होता, यहाँ पे श्योर होता है। कुछ 1-2 डिफरेंस और हम देखते हैं। जैसे कि निहित हित में जो पोजेशन है, कब्जा है, वो तत्काल रूप से प्रभावी हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, वो घटना जब घटित होगी ना तब प्रभावित होगा।
ओके। तो इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो 10 मार्क्स में पूछा जाता है और आरजीएस मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो इसलिए आपको इस डिफरेंस को अच्छे से याद करना है क्योंकि ये आपके आगे भी काम में आएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्त में अंतर। देखो, जैसे कि इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, लेकिन हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पूर्ववर्ती शर्त क्या होती है, पश्चातवर्ती शर्त क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यदि आप एलएलबी में फर्स्ट डिवीज़न लेके आएंगे, दैट मीन्स कि आप 60% से अबव मार्क्स लेके आएंगे, तो मैं आपको एक बाइक गिफ्ट में दूंगी। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको बाइक लेनी है तो क्या करना होगा, आपको 60% से अबव, दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना ही होगा, तभी जो है आपको मैं क्या दूंगी, बाइक दूंगी। इसका मतलब क्या है, ये पूर्व की शर्त है। पूर्व मतलब कि आपको पहले वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, आपको वो जो कंडीशन का सामान था, जैसे वो बाइक थी, तब मैं आपको वो दूंगी। लेकिन पश्चातवर्ती शर्त में इसके विपरीत होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि तुम अगर एलएलबी में अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दूंगी, तो ये तो क्या है, पूर्ववर्ती है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हें 500 रुपये दे रही हूँ, यदि तुमने एलएलबी में अच्छे नंबर नहीं लेके आए तो मैं क्या करूँगी, तुमसे 500 रुपये वापस ले लूँगी। दैट मीन्स पश्चातवर्ती क्या है कि 500 रुपये मैंने क्या कर दिया, आपको दे दिए, और कहा कि यदि तुम एलएलबी में अच्छे नंबर लेके नहीं आए तो क्या हुआ कि मैं उन 500 रुपये को आपसे वापस ले लूँगी। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे संपत्ति का अंतरण नहीं होता है, यहाँ पे संपत्ति का अंतरण होता है। पूर्ववर्ती शर्त जो है, इसकी परिभाषा जो है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सेक्शन 26 में बताई गई है। पश्चातवर्ती की डेफिनेशन जो है सेक्शन 29 में बताई गई है। इसमें पूर्ववर्ती शर्त में शर्त की जो पालना क्या है, पूरी अक्षरश जो लिखा हुआ है वैसे ही पालना करनी होती है, और पश्चातवर्ती में उसकी पालना सारतः करनी होती है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। आप एग्जाम्पल को याद रख के अगर डिफरेंसेस करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है बंधक और भार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा जो है बहुत सिमिलर है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती कि बंधक क्या है, भार क्या है, तो इसलिए परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एलएलबी में तो पूछी ही जाएगी, साथ ही साथ में ये जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में भी कवर होती है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। बंधक की परिभाषा जो है सेक्शन 58 में बताई गई है, और भार की परिभाषा जो है सेक्शन 100 में बताई गई है। ओके, देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप 58 को पढ़िएगा, 100 को पढ़िएगा, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। इसलिए हम सीधे डिफरेंस पे बात करते हैं। बंधक में क्या होता है, बंधक में हित का अंतरण होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, हित है, वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता है, जबकि भार में ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्या है कि बंधक में बंधक का सृजन कैसे होगा, पक्षकार के कार्य से होगा, लेकिन भार में पक्षकार के कार्य से भी हो सकता है या फिर विधि की प्रक्रिया द्वारा भी हो सकता है। ओके, बंधक में क्या है, बंधक में पंजीकरण का होना आवश्यक है, मतलब बंधक को रजिस्टर्ड करना आवश्यक है, जबकि भार में आवश्यक नहीं है। बंधक जो है किसी पर्टिकुलर टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए हो सकता है, जबकि भार जो है वो शाश्वत होता है। तो ऐसे कुछ माइनर डिफरेंस हैं, आप इनको एक नोटबुक में लिखिए, डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन में से ही मैंने ये डिफरेंस निकाले हैं कि बंधक में हित का ट्रांसफ़र होता है, जबकि भार में नहीं होता। बंधक पक्षकार के कार्य द्वारा होता है, जबकि कार्य के द्वारा, विधि की प्रक्रिया के द्वारा। बंधक का टाइम लिमिटेड भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे शाश्वत होगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है पट्टा और लाइसेंस। अनुज्ञप्ति को बोलते हैं लाइसेंस। देखो बच्चों, लाइसेंस की परिभाषा जो है वो टीपी एक्ट में नहीं है। ये कहाँ है, ये है सुखाधिकार अधिनियम। सुखाधिकार अधिनियम में,
सुखाधिकार अधिनियम में। देखिए आपके टीपी में, टीपी जो है अकेले नहीं आएगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के साथ में राइट टू ईजमेंट, ईजमेंट दैट मीन्स कि टीपी के लगभग 8 to 9 क्वेश्चन होंगे और ईजमेंट का 1-2 क्वेश्चन का रेशियो आता है। तो ईजमेंट पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देखना। तो ये जो लाइसेंस है जनरली पट्टे के साथ में इसका डिफरेंस पूछते हैं कि पट्टा और लाइसेंस में क्या अंतर है, लेकिन हिंदी वालों के लिए ये शब्द जो है अनुज्ञप्ति के रूप में आएगा। देखो लीज, लाइसेंस, आपको जो हम दैनिक बोलचाल की भाषा में इन शब्दों को तो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कोई ज़मीन जो है लीज पे ली है, मैंने कोई होटल लीज पे लिया है, कोई भी मैंने मकान लीज पे लिया है। तो लीज मतलब कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए मैंने कोई चीज़ लीज पे ले ली। लाइसेंस का मतलब क्या है कि कोई कार्य करने के लिए आपने कहीं से, जैसे कि आपको बाइक ड्राइव करनी है या फिर आपको कार ड्राइव करनी है या फिर आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है जैसे ट्रक चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस देना होगा, तभी जो है आप क्या करोगे, आप जो है वो कार को ड्राइव कर सकोगे। तो लाइसेंस क्या है, ये अनुमति होती है जो आपको प्राप्त करनी होती है। यहाँ पे भी हम अनुमति प्राप्त करते हैं, यहाँ पे भी अनुमति प्राप्त करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए लीज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, लीज की परिभाषा कहाँ है, टीपी एक्ट के सेक्शन 105 में। लीज में क्या होता है, इसमें हित का अंतरण होता है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है ना उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, ओके, मैंने आपको उसको लीज पे दे दिया, ओके, तो अब क्या होगा कि 15 ईयर के लिए वो क्या होगा, वो घर क्या होगा, आपका होगा, मतलब मैंने मेरा इंटरेस्ट जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो लीज में तो क्या हुआ कि मैंने अपना घर जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये तो लीज है। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं होता, इसमें हित का अंतरण नहीं होता कि मुझे कार चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, तो सामने वाला व्यक्ति अपना हित नहीं देगा, बल्कि मुझे जो है मुझे परमिशन देगा, तो वो अपने हित का अंतरण मुझे नहीं कर रहा है। तो लीज में तो हित का अंतरण होता है, जबकि लाइसेंस में हित का अंतरण नहीं होता है। लीज जो है वो क्या है, वो दाय योग्य है या फिर अंतरणीय है, मतलब लीज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मेरा घर लीज पे दे दिया बी को, ठीक है, 15 ईयर के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, बी जो है वो किसी थर्ड पर्सन को भी वो संपत्ति जो है 5 साल के लिए लीज पे दे सकता है। वो क्या है ये दाय योग्य है, मतलब ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि इसके पास अभी क्या है, मालिकाना हक तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके साथ में जो है उसको लीज पे प्राप्त हुआ है वो मकान। लेकिन क्या आप लाइसेंस को किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि आपके पास एक लाइसेंस है, किसके लिए, आप बाइक चलाने का, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल से कम है, क्या आप अपना लाइसेंस उसे दे सकते हो कि तुम मेरी जगह बाइक चला लो? क्या वो लाइसेंस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। इसलिए लीज़ में और लाइसेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि लीज़ जो है वो ट्रांसफरेबल है, जबकि लाइसेंस जो है उसमें ट्रांसफरेबल नहीं है। थर्ड नेक्स्ट डिफरेंस है कि लीज़ में क्या होता है कि इसमें लीज़ में थर्ड व्यक्ति जो है वो वाद कर सकता है। ओके, मतलब क्या है कि लीज़ में जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं केस कर सकती हूँ किसके ऊपर, मालिक के ऊपर, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी है तो मैं यहाँ पे केस कर सकती हूँ। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो है लाइसेंस धारी अपने नाम से वाद नहीं लाता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है अंग्रेजी बंधक और भोग बंधक। बच्चों, जब हम बंधक को पढ़ेंगे बंधक के सेक्शन 58 को, तो सेक्शन 58 में बंधक के 6 प्रकार बताए गए हैं। ओके, 6 प्रकार हैं, जैसे सादा बंधक है, सशर्त बंधक है, भोग बंधक है, अंग्रेजी बंधक है, विलक्षण बंधक है। तो ऐसे 6 बंधक के प्रकार बताए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अंतर यही पूछे, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इसी को पूछे, इसके अलावा भी वो पूछ सकता है सादा बंधक और अंग्रेजी बंधक में क्या डिफरेंस है, और हक विलेख या फिर विलक्षण बंधक में क्या अंतर है, या फिर सशर्त बंधक और अंग्रेजी बंधक में क्या डिफरेंस है। तो शब्दों को
यहाँ जो टर्म यूज़ हुए हैं उनको चेंज कर सकता है, लेकिन एक डिफरेंस जो है, हमेशा जो बंधक के प्रकार है वहाँ से एक प्रश्न जरूर से पूछा जाता है। ओके, सबसे पहले अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक में बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये है, इसमें व्यक्ति जो है, जैसे क्या हुआ, अभी होता क्या है कि मुझे धन की आवश्यकता है। ओके, तो मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी आपके पास रख दी कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं ये प्रॉपर्टी आपसे वापस ले लूँगी। ओके, तो इसमें जब मेरे पास धन हुआ तब मैं आपको वो पैसे लौटा दूंगी। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी बंधक में जो बंधक धन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी जो है वो क्या होती है, पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है। प्रॉपर्टी को बेच कर के धन लेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो व्यक्ति जो है वो पेमेंट कर देता है तो संपत्ति को वो आपसे वापस प्राप्त कर लेगा, जबकि भोग बंधक में ऐसा नहीं है। भोग बंधक में व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें उस संपत्ति का आप तब तक उपभोग कर सकते हो जब तक कि बंधक धन जो है उसका भुगतान नहीं हो जाए। जैसे कि उस संपत्ति का किराया प्राप्त कर सकते हो, उस संपत्ति से जो भी आपको अर्निंग हो रही है वो प्राप्त कर सकते हो। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे आप संपत्ति का उपभोग कर सकते हो और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो दायी है उस बंधक धन के भुगतान के लिए, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है पर्सनली बाउंड है उस बंधक धन का भुगतान करने के लिए। अंग्रेजी बंधक में अगर जैसे मैं बंधक धन का भुगतान नहीं करती हूँ तो जो बंधकदार है वो बंधक संपत्ति का क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, विक्रय कर सकता है, जबकि भोग बंधक में जो बंधकदार है वो बंधक संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता। मतलब कि वो संपत्ति का उपभोग तो कर सकता है लेकिन उसको बेचने का राइट नहीं है। तो इसमें ये बहुत सिंपल डिफरेंस है। सबसे पहले आपको उनकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी 58 में से, और उसके बाद इनमें जो डिफरेंस है वो आप इजीली कर लोगे। अभी हमने इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को डिस्कस किया, उसी तरह से अब इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट मतलब कि टिप्पणियाँ। एग्ज़ाम में दो शॉर्ट नोट ज़रूर से आते हैं 10 मार्क्स की, मींस 20 मार्क्स का आपका एक प्रश्न जो है वो शॉर्ट नोट पे आता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर में शॉर्ट नोट आए तो उसे आप डेफिनेटली अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न आपको मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना होती है। इसलिए शॉर्ट नोट को आप ज़रूर से अटैम्प्ट कीजिए। ओके, कुछ शॉर्ट नोट है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी तरह से आप जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो मैंने वीडियो बनाया था इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में, उसमें मैंने कई सेक्शंस को आपको टिक लगवाया था कि जो शॉर्ट नोट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अनियोज्य दावा मीन्स एक्शनेबल क्लेम। अनियोज्य दावा जो है इसकी परिभाषा जो है वो सेक्शन 3 में दी गई है, सेक्शन 3 में। साथ ही साथ इसको सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक भी एक्सप्लेन किया गया है। अनियोज्य दावे की परिभाषा जो है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन यदि आप उसे एक दो बार लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो याद हो जाएगी। अनियोज्य दावे से तात्पर्य है कि स्थावर संपत्ति के बंधक या जंगम संपत्ति के आडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण से जो जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, फायदाप्रद हित का ऐसा दावा जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता है। चाहे ऐसा ऋण कैसा होना चाहिए, वर्तमान, सशर्त या समाश्रित। देखिए, ये परिभाषा कितनी बड़ी है, निश्चित रूप से आपको याद नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको समझना है कि वास्तविक रूप से ये अनियोज्य दावा होता क्या है, क्या मतलब है, मतलब ये इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्या है। देखिए, मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए, क्या लिए, 5 लाख रुपए जो है वो आपसे उधार लिए, और मैंने आपको एक विनिमय पत्र लिख कर दिया कि मैं आपको 5 लाख रुपए लौटा दूंगी। मीन्स क्या है, मैंने आपको क्या किया, एक विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र जो है लिख के दिया कि मैं आपको जो है 5 लाख रुपए लौटा दूंगी। तो ये जो विनिमय पत्र है
अब समय चला गया, मैंने आपसे 5 लाख रुपए मांगे, आपने मना कर दिए, तो क्या होगा? विनिमय पत्र मतलब क्या है कि मैं इसे कोर्ट में ले जाकर आप पे क्लेम कर सकती हूँ कि आपसे जो है मैं 5 लाख रुपए वापस ले सकूँ। तो अनियोज्य दावे का मतलब ये है। सबसे अच्छा और इजी एग्जाम्पल है इसका है बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी में क्या होता है, हम लोग प्रीमियम जमा कराते हैं। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर दुर्घटना हो जाए, उस स्थिति में हम बीमा कंपनी से क्या करते हैं, हम मनी क्लेम करते हैं। वो कैसे करेंगे? वो अनियोज्य दावे के थ्रू करेंगे। इसलिए इसमें 2 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। वो क्या है? फर्स्ट है अप्रतिभूत ऋण और दूसरा क्या है, उस चल संपत्ति में क्या है, लाभप्रद हित। फर्स्ट कौन सा है? अप्रतिभूत ऋण, दूसरा क्या है, चल संपत्ति में लाभप्रद हित। तो इसमें जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करवाना है, या फिर LIC है, या बकाया किराया है, या फिर कोई साझेदारी में आपका हिस्सा है, पार्टनरशिप में आपका कोई हिस्सा है, उससे आपको क्लेम करना है, तो इस दावे के थ्रू आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये अनियोज्य दावा बहुत सिंपल सा है। आप इसकी परिभाषा को बीच में से तोड़ के वाइट पेपर पे लिखिए। 2-3 बार आप इसे लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसकी परिभाषा याद हो जाएगी, क्योंकि ये जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस परिभाषा को छोड़िएगा नहीं, आप उसे ज़रूर से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है संचयन का सिद्धांत। संचयन का सिद्धांत सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय को कुछ समय के लिए संचित कर सकता है। कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसकी आय को वो कुछ समय के लिए संचित कर सकता है। दैट मीन्स या तो उसके पूरे जीवन, मतलब जीवन पर्यंत, या फिर वो 18 वर्ष के लिए क्या कर सकता है कि जैसे प्रॉपर्टी है उसकी आय को वो संचित कर सकता है। ओके, कब तक? या तो उसके जीवन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, या फिर वो 18 वर्ष तक। उसके बाद वो संपत्ति को संपत्ति की जो आय है उसे संचित नहीं कर सकता। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं, इसकी एक्सेप्शंस हैं, जिनमें वह इसके बाद भी, मतलब जीवन के बाद भी और 18 साल के बाद भी उस संपत्ति का जो है संचयन, संपत्ति की आय का संचयन कर सकता है। फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो ये है कि यदि उस व्यक्ति का कोई ऋण है और उस ऋण के भुगतान के लिए उसने उस संपत्ति को क्या किया है, उस संपत्ति को दायी ठहराया है, तो उस संपत्ति से जो भी मूल्य होगा, जो भी आय होगी, उसका चुकतारा जब तक उस ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को, तब तक जो है वो प्रॉपर्टी लाइबल है वो पेमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट तो क्या है, ऋण के संदाय के लिए, मतलब कोई आपका ऋण है उस ऋण के संदाय के लिए। दूसरा है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पुत्र पुत्री हैं तो उनका मेंटेनेंस, मतलब कि यदि उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की आय को संचित किया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी उसके बच्चों का जो भरण पोषण है, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाए तब तक वो प्रॉपर्टी की जो आय है वो लाइबल होगी उन बच्चों के भरण पोषण के लिए। थर्ड जो है, उस संपत्ति के परिरक्षण के लिए, मतलब वो प्रॉपर्टी जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा होगा उसकी आय से वो उसको काट लिया जाएगा। तो संचयन का सिद्धांत जो है बहुत सिंपल है, 17 में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से की जो आय है उसको जीवन पर्यंत कर सकता है या फिर 18 वर्ष तक कर सकता है, लेकिन उसके कुछ अपवाद बताए गए हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। नेक्स्ट है दृश्यमान स्वामी। दृश्यमान स्वामी जो है इसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 41 में। दृश्यमान स्वामी, जैसा कि इसके नाम से प्रकट हो रहा है कि वो स्वामी नहीं है, इसको क्या कहते हैं, दिखावटी स्वामी, जो स्वामी जैसा दिख रहा है। सम्मति से कोई व्यक्ति संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, मतलब क्या हुआ, दृश्यमान स्वामी से क्या तात्पर्य है कि कोई स्वामी है, उसने किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति में या तो उसकी अभिव्यक्त या फिर उसकी विवक्षित सहमति से किसी व्यक्ति को उस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी बनाया है। यदि उस दृश्यमान स्वामी ने उस संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित कर दिया है तो जो वो अंतरण है
वो शून्यकर्णी नहीं होगा। ओके, वो कैसा नहीं होगा? शून्यकर्णी नहीं होगा, परंतु जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है वो यह निश्चित कर ले कि वो अंतरक मतलब दृश्यमान स्वामी जो है उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत था और उसे सद्भावना पूर्वक ये विश्वास होना चाहिए। तो ये परिभाषा आपने देखी, आपको समझ में नहीं आई तो इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये एक खेत है, ये खेत किसका है? ये मेरा है। ओके, अब चूंकि मैं कहाँ रहती हूँ? दिल्ली में, लेकिन ये खेत कहाँ पे है? ये खेत है जयपुर में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राम नाम के व्यक्ति को इस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी नियुक्त कर दिया। तो एक व्यक्ति श्याम आया राम के पास कि मुझे ये खेत खरीदना है। अब चूंकि क्या है, राम अथोराइज है इस संपत्ति को बेचने के लिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, उस व्यक्ति को संपत्ति मेरी पूरी उसे सहमति है कि तुम इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। तो राम ने क्या किया, उस संपत्ति को श्याम को बेचने के लिए कह दिया कि हाँ मैं संपत्ति आपको बेच दूंगा। अब इन दोनों में बात हो गई। अब क्या हुआ, मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ राम जो है वो अथोराइज नहीं है मेरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए और मैं इस जो ट्रांजैक्शन है इसे कैंसिल करवाती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या ये जो एग्रीमेंट हो रहा था इनमें, तो क्या ये कैसा है, वॉइड है या वॉइडेबल है? तो ये कहा ये सेक्शन ये कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि श्याम ने पहले क्या किया है, पूरी खोजबीन की हो, छानबीन की हो कि क्या राम वास्तव में इस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है या फिर नहीं। दूसरा क्या है, इसने सद्भावना पूर्वक विश्वास किया है। तब अगर ऐसा हुआ है तो मैं अगर मेरे कहने मात्र से कि नहीं ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड होगा, ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। यहाँ पर जो है राम को मैंने खुद ने अपॉइंट किया है, तो ये कौन है? दृश्यमान स्वामी है। ये इस संपत्ति को बेचने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत है। तो दृश्यमान स्वामी जो है लेकिन ये जो बात है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होती। माइनर मतलब अवयस्क पर अप्लाई नहीं होती, इसलिए माइनर जो है इसका एक्सेप्शन है कि अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा। साथ ही जो अगर प्रॉपर्टी जो है कैसी है, चल है, चल मतलब प्रॉपर्टी जो है मूवेबल है तो सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा। या फिर कोई नीलामी हो रही है, कहीं पर बोली लग रही है, नीलामी हो रही है, उस मामले में भी सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा। तो ये तीन इसके एक्सेप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा बंधक एवं भोग बंधक से क्या तात्पर्य है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिफरेंस में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही ये शॉर्ट नोट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सादा बंधक किसे कहते हैं और भोग बंधक से क्या तात्पर्य है। सादा बंधक की परिभाषा यदि हम देखें तो कहाँ दी गई है? सेक्शन 58 में। सादा बंधक की परिभाषा बहुत सिंपल है, उसमें लिखा है कि जहाँ पे बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और अभिव्यक्ति या विवक्षित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का अधिकार होगा। मीन्स देखो, सादा बंधक की परिभाषा मैंने आपको बताई, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट समझना है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को बंधक करता है, लेकिन उसका कब्जा उसको सौंपता नहीं है। क्या करता है? संपत्ति को क्या है? बंधक रखता है, लेकिन कब्जा नहीं देता है और अपने आप को पर्सनली बाउंड करता है। किसके लिए? कि मैं बंधक धन को चुका दूंगा। ओके, बंधक धन को चुका दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं बंधक धन को चुकाती नहीं हूँ तो क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी को बेच करके सामने वाला व्यक्ति जो है बंधक जो धन है उसको प्राप्त कर लेगा। सादा बंधक में क्या होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता, व्यक्ति जो है पर्सनली बाउंड होता है। किसके लिए? बंधक धन के को चुकता करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है भोग बंधक।
भोग बंधक से तात्पर्य क्या है, इसकी परिभाषा भी सेक्शन 58 में बताई गई है। भोग बंधक से तात्पर्य है जहां की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को परिदत्त कर देता है या परिदत्त करने के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है और बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधारित करता है। यहाँ पे क्या है, भोग बंधक में सबसे जो डिफरेंस चीज़ है जो और बंधक में नहीं है वो ये है कि भोग बंधक में क्या होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है। भोग बंधक का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बंधक रखी तो मैं वो प्रॉपर्टी आपको दे दूंगी कि जब तक मैं आपको पैसे नहीं चुकाऊंगी तब तक आप इस प्रॉपर्टी को क्या करो, यूज़ करो। जैसे अगर वो ज़मीन कहाँ है, कोई फसल है आप बोल लीजिए, या वो कोई मकान है उसका किराया प्राप्त कर लीजिए, तो जब तक आपके बंधक धन का चुकता नहीं होता है तब तक आप उस प्रॉपर्टी का भोग कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, सादा बंधक में तो व्यक्ति, यहाँ पे संपत्ति का अंतरण नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे व्यक्ति पर्सनली बाउंड होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाउंड होती है। किसके लिए, बंधक धन के चुकाने के लिए। सादा बंधक में व्यक्ति क्या कर सकता है, उस संपत्ति को बेच सकता है यदि बंधक धन का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि भोग बंधक में ऐसा नहीं होता, व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। नेक्स्ट है मोचन और पुरोबंध। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्न LLB में पूछा जाएगा, साथ ही साथ किसी भी स्टेट की जो न्यायिक सेवा हैं उनमें भी इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। देखिए मोचन क्या होता है और पुरोबंध क्या होता है, इसके बारे में, मोचन के बारे में सेक्शन 60 में लिखा गया है और पुरोबंध के बारे में सेक्शन 67 में लिखा गया है। मोचन और पुरोबंध की परिभाषा एक्ट में दी गई है और विस्तार से दी गई है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि वास्तविक रूप से मोचन का अर्थ क्या होता है। देखिए मोचन से तात्पर्य है कि बंधककर्ता द्वारा बंधक ऋण का संदाय कर बंधक संपत्ति को बंधक से मुक्त कराना। मतलब क्या हुआ, मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी क्या की, आपके पास बंधक रख दी। ओके, अब मेरे पास 5 लाख रुपए वापस आ गए, कहीं से मैंने कमा लिया, कहीं से आ गए। अब मैं आपको 5 लाख रुपए दे करके अपनी प्रॉपर्टी आपसे मांग रही हूँ, जो कि वो प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 1 करोड़ है। आपके मन में लालच आ गया कि नहीं मुझे देनी नहीं है। तो मोचन का मतलब क्या है कि जब मैंने आपको 5 लाख रुपए, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए और मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बंधक की, तो जो बंधक करता है उसका राइट कौन सा है, मोचन का है कि अपनी संपत्ति को वो वापस प्राप्त करेगा। कहाँ पे, सेक्शन 60 में। मतलब बंधककर्ता का राइट है, ये अधिकार है क्या, कि संपत्ति को वो पुनः प्राप्त करेगा। कैसे, मोचन के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बंधक ऋण का चुगतान कर दिया, 5 लाख रुपए मैंने आपसे लिए थे, 5 लाख का मैंने आपको भुगतान कर दिया। अब आपकी लायबिलिटी, आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दें। ओके, तो मोचन का मतलब क्या है ये। नेक्स्ट है पुरोबंध। देखिए पुरोबंध की परिभाषा 67 में दी गई है। जैसे बंधककर्ता का अधिकार जो है वो क्या है, मोचन है, मतलब इसका ये अस्त्र है मोचन, तो वैसे ही जो बंधकदार है उसका अस्त्र कौन सा है, पुरोबंध है। क्या है, पुरोबंध। तो पुरोबंध से तात्पर्य क्या है, यदि बंधककर्ता निर्धारित तिथि पर बंधक ऋण का भुगतान नहीं करे तो उसे विमोचन के अधिकार की समाप्ति। मतलब देखिए, मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, मैंने आपसे आपको अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी और आपसे 5 लाख रुपए ले लिए। ओके, अब क्या हुआ, हमारे बीच में एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स हुआ कि आप मुझे 1 अप्रैल 2020 तक 5 लाख रुपए का भुगतान कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, आपने मुझे भुगतान नहीं किया। तो अब क्या है, जो बंधकदार है जिसके पास वो प्रॉपर्टी रखी गई है, तो ये उसके पास क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब कि वो ये अधिकार है, कौन सा, मोचन के अधिकार का खंडन करने के लिए कि भाई अब आपका ये अधिकार खत्म हो गया मोचन का, अब ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मेरी हो गई। तो
उसके मोचन के अधिकार की इसको समाप्त करने का अधिकार कौन सा है? पुरोबंध का अधिकार है। मतलब मोचन का अधिकार तो किसका ब्रह्मास्त्र है? बंधककर्ता का। और पुरोबंध का किसका है? बंधकदार का। अब वो कहेगा भाई जब तूने 1 अप्रैल जो तय हुआ था तूने 1 अप्रैल तक भुगतान नहीं किया, इसका मतलब कि अब ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है, अब यहाँ पे सेल हो गया, अब मैं तुझे प्रॉपर्टी वापस नहीं लौटाऊंगा, तेरा मोचन का अधिकार यहीं पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट है दुर्भर दान और सर्वस्व आदाता से क्या तात्पर्य है? देखिए, दुर्भर दान की जो परिभाषा है वो सेक्शन 127 में दी गई है और सर्वस्व आदाता की परिभाषा जो है सेक्शन 128 में दी गई है। दुर्भर दान से तात्पर्य है कि ऐसी संपत्ति या संपत्ति का दान जिस पर क्या हो, बाध्यता या फिर दायित्व का बोझ हो, तो उसे कहते हैं दुर्भर दान। जबकि सर्वस्व आदाता का मतलब है कि व्यक्ति जिसे दाता अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर देता है। देखिए, अभी मैंने बताया, आपको लगा बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही थोड़ा सा घुमावदार है कि दुर्भर मतलब क्या होता है, सर्वस्व मतलब क्या है। जैसे सोचिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास कई प्रॉपर्टी हैं, तो उस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है बी को दान कर दी, बी को, ये सारी प्रॉपर्टी। लेकिन इस प्रॉपर्टी पर एक बाध्यता मतलब लाइबिलिटी है, जुड़ी हुई है, एक लाइबिलिटी इस प्रॉपर्टी पे है। तो ये जो बी है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी लेता है तो उसको ये लाइबिलिटी भी माननी पड़ेगी। मतलब क्या है कि या तो ये पूरी को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। तो जहाँ पे किसी संपत्ति पे क्या हो, बाध्यता का बोझ हो या फिर क्या हो, कहीं पे कोई दायित्व, कोई लाइबिलिटी जो है तय हो, तो उस दान को हम बोलते हैं दुर्भर दान। देखिए, दान जो है बिना प्रतिफल के होता है। दान की परिभाषा हम पढ़ेंगे 122 में कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति जो है बिना प्रतिफल के सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट लेकर उसको ट्रांसफ़र करता है तो वो गिफ्ट है। ओके, लेकिन और इसी को हम अगर मोमडन लॉ में बात करें तो उसे बोलते हैं हिबा। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दान में देता है, तो यदि वो कई प्रॉपर्टी हैं और किसी एक प्रॉपर्टी भी क्या हो, कोई लाइबिलिटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास संपत्तियां हैं, एक संपत्ति भी है कि भाई मेरी बेटी का जो खर्चा है वो इस संपत्ति से, इसकी भरपाई जो है वो इस प्रॉपर्टी से होगी। अब क्या है कि इस बी को ये स्वीकार करना पड़ेगा, तभी से प्रॉपर्टी मिलेंगी सारी, जब वो उस लाइबिलिटी को भी एक्सेप्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं दुर्भर दान। सर्वस्व आदाता कि जैसे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दान में दे दी, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, सर्वस्व आदाता। अब जो भी मेरे ऋण हैं, जो भी मेरी जो लाइबिलिटी है, उसके लिए कौन बाउंड होगा, ये होगा। देख, सिंपल गिफ्ट होता है तो वो तो 122 में है, लेकिन ये जो है स्पेशल दान है। स्पेशल मतलब कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को पूरी प्रॉपर्टी दान में दे दी, ठीक है, तो मुझसे जुड़ी हुई जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी क्या है, उसका निर्वहन कौन करेगा, सर्वस्व आदाता करेगा। अब तक हमने इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखे, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट देखे। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण से क्या तात्पर्य है और संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। देखो, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो है कि संपत्ति अंतरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, 2 प्रश्न। दैट मीन्स कि आपके यहाँ क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 10-10 में डिवाइड हो गए ऑटोमेटिकली। ओके, इसलिए जब भी आप प्रश्न पत्र को हल करें उस समय आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपके 1-2 मिनट खराब होंगे, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो निश्चित रूप से अच्छे आएंगे यदि आप उस प्रश्न को समझकर हल करते हैं। तो देखिए, संपत्ति अंतरण की परिभाषा जो है वो कहाँ बताई गई है, सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 कहता है कि संपत्ति अंतरण का मतलब क्या है कि ऐसा कार्य जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या फिर स्वयं को वर्तमान में या भविष्य में कुछ संपत्ति हस्तांतरित करता है,
तो उसे हम कहेंगे संपत्ति अंतरण। देखो अब क्या हुआ, सारी परिभाषा आपको समझ नहीं आई, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस में समझेंगे अपन कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो इसमें जो ज़रूरी है वो क्या है, व्यक्ति। देखिए यहाँ पे व्यक्ति का मतलब क्या है, वही मतलब है जो आईपीसी के सेक्शन 11 में है, मतलब कोई कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय। तो व्यक्ति का मतलब ये नहीं है सिर्फ नेचुरल पर्सन जो हम लोग हैं, नहीं, लीगल पर्सन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेक्शन 5 कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र क्या कोई कंपनी किसी को कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो है उसका कोई कार्य जो किसमें जो, लेकिन वो क्या होने चाहिए, जीवित एक या अधिक जीवित व्यक्तियों में जो है, या फिर क्या कोई प्रॉपर्टी जो है स्वयं को अंतरित हो सकती है। उसका उत्तर भी यहीं छिपा हुआ है, वो लिखा हुआ है यस, सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है कि किसी प्रॉपर्टी को का जो ट्रांसफ़र है वो खुद को भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जीवित व्यक्ति होने चाहिए, दूसरे जीवित व्यक्ति को वर्तमान या भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। देखिए, लेकिन अगर हम बात करें बंटवारा, घर में होता है ना बंटवारा, दो भाइयों की लड़ाई हो गई तो बंटवारा कर रहे हैं भाई, तो बंटवारा जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होता है। या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, समझौता, वो भी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होता है। या फिर हम कहें कोई ईजमेंट, सुखाधिकार है, वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब संपत्ति अंतरण का तात्पर्य कहाँ है, सेक्शन 5 में है। तो मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 होगी। लेकिन बंटवारे में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं कहलाता है। अब नेक्स्ट है इसमें कि क्या अंतरित नहीं हो किया जा सकता। सेक्शन 6 जो है उसमें लिखा हुआ है क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जब हम उसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बताते हैं कि क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस आंसर के लिए आपको सेक्शन 6 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेक्शन 6 में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, बहुत इजी हैं, आप 1-2 बार लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सेक्शन 6 में बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। जैसे फर्स्ट है वारिस की संभावना। ओके, फर्स्ट है वारिस की संभावना। दूसरी है किसी शर्त भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार। दूसरा है, थर्ड है अधिभावी भूमि से पृथक सुखाधिकार। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट है भावी भरण पोषण का अधिकार। नेक्स्ट है वाद दायर करने का अधिकार। नेक्स्ट है लोकपद के वेतन और पेंशन का अधिकार। नेक्स्ट है वृत्तिकाएँ। और लास्ट है विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल के लिए अनहा व्यक्ति के लिए अंतरण। देखिए ये पॉइंट्स थे, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन समझिए कि वास्तविक रूप से क्या कहना चाह रहा है। जैसे सुनिए कि मेरे गवर्नमेंट मुझे सैलरी दे रही है, तो क्या मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ आपको कि भाई मेरी जगह, मेरे पास, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरी जगह सामने वाले व्यक्ति को मेरा वेतन जो है दे दीजिए। क्या हो सकता है ट्रांसफ़र? नहीं हो सकता। या फिर कोई पेंशन मुझे मिल रही है सरकार से, तो क्या मैं उसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ किसी और को? भाई पैसा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, लेकिन वो राइट जो है मतलब जो राइट है, क्या मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ किसी और को? नहीं कर सकती। या फिर कोई वारिस है, उसकी हक में प्रॉपर्टी आएगी, तो उस वारिस की संभावना को मैं अंतरित कर सकती हूँ? नहीं। या फिर कोई प्रॉपर्टी पर सुखाधिकार जुड़ा हुआ है, तो सुखाधिकार को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। या फिर कोई वाद दायर करने का अधिकार, जैसे मेरी और आपकी लड़ाई है, तो वाद दायर कौन करेगा? मैं करूँगी। तो क्या ये वाद दायर करने का अधिकार मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। या फिर कोई भी पर्सनल राइट है मेरा, उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ये कुछ राइट्स बताए गए हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम से क्या तात्पर्य है? क्या गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अंतरण संभव है? देखिए फिर से यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। ओके, फर्स्ट है दोहरी संभावना क्या होती है, और गर्भस्थ शिशु के पक्ष में क्या ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोहरी संभावना क्या होती है। देखिए, पहली संभावना है कि मैं कहूँ कि राम के पुत्र, जो कि अभी हुआ नहीं है,
मैं अपनी सारी संपत्ति जो है राम के पुत्र को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जबकि राम का पुत्र तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, राम का पुत्र जो है वो क्या है, पहली संभावना है, पहली संभावना है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, राम का पुत्र जो अभी हुआ नहीं है। दूसरी संभावना मतलब जिसे दोहरी संभावना है कि मैं अपनी सारी संपत्ति राम के पुत्र को जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ, कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी राम के पुत्र को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये क्या है, दोहरी संभावना के कहते हैं। मतलब फर्स्ट संभावना क्या थी, जो भी हुई नहीं है वो क्या है, राम का पुत्र, और दूसरी क्या है, राम के पुत्र का पुत्र क्या है, दूसरी संभावना है जो कि भी हुई नहीं है। ओके, तो प्रश्न है कि दोहरी संभावना का विरुद्ध दोहरी संभावना जो है यहाँ पे अप्लाई है। केस था विट्री वर्सेस मिचेल। इस मामले में अभिन्न निर्धारित किया गया कि सेक्शन 13 में दूसरी संभावना को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। मतलब कि जो राम का जो पुत्र है उसका पुत्र यदि उसके पक्ष में कोई संपत्ति का अंतरण होता है तो वो अंतरण मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, दोहरी संभावना। ओके, नेक्स्ट है इसमें, क्या गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अंतरण हो सकता है। यहाँ पे राम का पुत्र अभी एग्जिस्ट नहीं था, लेकिन कोई बच्चा जो है वो अभी गर्भ में है, गर्भ मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब गर्भस्थ शिशु के पक्ष में कोई अंतरण संभव है, तो इस प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अंतरण संभव है, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको फॉलो करना होगा। इजी लैंग्वेज में क्या है कि यदि गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अंतरण किया गया है तो बीच में किसी मीडिएटर को रखेंगे कि अगर बच्चे का जन्म हो गया तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, उस बच्चे को। लेकिन अगर जन्म नहीं हुआ तो उसमें क्या है, वो प्रॉपर्टी जो मीडिएटर है ना उसको मिलेगी। तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं, तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है कि अजात व्यक्ति के फ़ायदे के लिए प्रत्यक्ष रूप से अंतरण जो है वो क्या होता है, शून्य है। अगर मैंने डायरेक्ट कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति इस गर्भस्थ शिशु के नाम कर रही हूँ तो वो पूरा अंतरण क्या होगा, वो शून्य होगा। ओके, दूसरा इसमें एलिमेंट है कि अंतरण जो है वो क्या, अजात व्यक्ति जो गर्भस्थ शिशु है उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए, नुकसान के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए। फर्स्ट तो है कि वो एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरा क्या है, उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। थर्ड जो है उसमें लिखा हुआ है कि उसमें पूर्विक हित का सृजन किया जाना आवश्यक है। मतलब कि पूर्विक हित का मतलब क्या है, पहले किसी व्यक्ति में उस हित को निहित करो आप, तभी वहाँ पे जाएगा। मतलब पूर्विक हित का सृजन किया जाना आवश्यक है। फिर उस पूर्विक हित की समाप्ति से पूर्व उस गर्भस्थ शिशु का जन्म लेना आवश्यक है। मतलब क्या हुआ, वो फायदे के लिए होना चाहिए, पूर्विक हित का सृजन होना चाहिए, और पूर्विक हित के समाप्त होने से पूर्व ही जो है उस अजात व्यक्ति का जन्म लेना आवश्यक है, ठीक है। और यदि अजात व्यक्ति जो है जन्म ले लेता है तो पूर्व वो हित जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, और जैसे व्यक्ति जिस दिन वो जन्म लेता है ना उसी दिन से वो संपत्ति का अंतरण उसमें निहित हो जाता है। तो ये बहुत इजी सा है, आप ये पॉइंट्स हैं इनको याद कर लीजिए कि गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अंतरण हो सकता है, लेकिन बीच में क्या रखना चाहिए, एक मीडिएटर को। वो मीडिएटर क्या करेगा, उसको उसमें पूर्विक हित का सृजन होगा, और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो वो पूर्विक हित क्या हो जाएगा, किसमें, बच्चे में निहित हो जाएगा। किस दिन से, जन्म लेने की तारीख से ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है और अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आरजीएस में भी प्रश्न बनता है 6 नंबर का, और यहाँ पे भी 20 नंबर का प्रश्न इस पे बनता है, इसलिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए रूल ऑफ इलेक्शन को अगर हम इजी भाषा में कहें, जैसे कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, ओके, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी को किसी और को क्या करती हूँ, बेचती हूँ। ओके, मैंने सेल कर दी किसी और को, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी है। अब मैं आपके पास आऊँगी कि या तो आप स्वीकार करो कि ये जो बेचान हुआ है सही है और आप पैसे ले लो मुझसे, और या फिर आप उसको डिनाई कर दो। मतलब ये जो आप जो मालिक हो उस प्रॉपर्टी के, आपके पास क्या होगा, इलेक्शन,
या तो आप उस विक्रय को स्वीकार करो, जो ट्रांसफ़र हुआ ना प्रॉपर्टी का, उसको स्वीकार करो या फिर डिनाई करो। ओके, तो ये होता है इलेक्शन, जिससे हम होता है ना चुनाव, हम लोग जब पॉलिटिकल इलेक्शंस में वोट डाले जाते हैं तो ये एक पार्टी को चुनना होता है। तो ऐसे ये एक पार्टी क्या चुनेंगे कि जो व्यक्ति है उसने यदि संपत्ति को बेचा है तो उस संव्यवहार को हम या तो स्वीकार कर लें, ठीक है जो हो गया अच्छा है, हम पैसे लेके दूर हट जाएँ, लेकिन या फिर हम उसे इनकार कर दें। तो ये रूल ऑफ इलेक्शन है ईजी लैंग्वेज में। लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें बताती हूँ आपको मैं, कि कोई व्यक्ति की संपत्ति को अंतरित करने की क्या करता है, प्रवंचना करता है कि मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे मैं कहूँ कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, जिस प्रॉपर्टी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मतलब मेन चीज़ क्या हुआ कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं कहूँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का मेरा कोई राइट नहीं है। फिर वह उसी संव्यवहार के भाग स्वरूप कोई क्या करे, फ़ायदा प्राप्त करता है, और उस संपत्ति का जो वास्तविक स्वामी है उसको क्या करता है, प्रदान करता है। तो वहाँ ऐसा स्वामी जो है क्या करेगा, इलेक्शन करेगा, निर्वाचन करेगा, ठीक है, कि वह ऐसे अंतरण को या तो स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। यदि वह अंतरण को अस्वीकार करता है, मतलब मना करता है, तो जो भी फ़ायदा उसने प्राप्त किया है उसको वो क्या करना होगा, वापस करना होगा। ओके, यदि वह उस प्रतिफल को स्वीकार करता है, मतलब उस अंतरण को स्वीकार करता है, तो वो संव्यवहार जो है वो वैलिड माना जाएगा। जहाँ पे अंतरण जो है प्रतिफल के बिना होता है और अंतरणकर्ता की मृत्यु निर्वाचन से पूर्व होती है या नवीन अंतरण के लिए यदि वो असमर्थ हो जाता है, तब भी वो व्यक्ति जो है इलेक्शन, रूल ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबित वाद के सिद्धांत को समझाइए। लंबित वाद को हम लिस्ट पेंडिंग सूट भी बोलते हैं। ये सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 में बताया गया इसके बारे में कि लंबित वाद से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि लंबित वाद से क्या तात्पर्य है। देखिए, कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है और वो विवाद कहाँ है, कोर्ट में पेंडिंग है, और फिर क्या कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो सेक्शन 52 कहता है नहीं। जब तक वो केस पेंडिंग है कोर्ट में, तब तक आप उस संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब चूँकि एग्ज़ाम में तो आप ऐसे लिखोगे नहीं, इसको कुछ एलिमेंट्स में लिखोगे, तो एलिमेंट्स इसके ये हैं कि कोई वाद या कार्यवाही जो है, ओके, किसके लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए क्या होनी चाहिए, किसी न्यायालय में क्या होनी चाहिए, लंबित होनी चाहिए, मतलब पेंडिंग होनी चाहिए। लेकिन वो कोर्ट कैसा हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, वो कोर्ट कैसा सक्षम हो। ऐसे नहीं कि विवाद है यहाँ जयपुर में और हम केस कर रहे हैं दिल्ली में, नहीं, वो कोर्ट उस मामले को सुनने के लिए क्या हो, सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो। नेक्स्ट है कि पक्षकारों में क्या है, दुर्भिसंधि, मतलब मिली भगत नहीं होनी चाहिए कि पक्षकारों ने मिली भगत करके उस वाद को कोर्ट में पेंडिंग किया है। अगला है कि वो वाद कार्यवाही कैसी होनी चाहिए, स्थावर संपत्ति के अधिकार के संबंध में होनी चाहिए, मतलब कि जो अचल संपत्ति है उससे संबंधित कोई अधिकार विवादग्रस्त होना चाहिए, ठीक है। तब आप उस संपत्ति के अंतरण का अंतरण नहीं कर सकते जिससे किसी अन्य व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़े। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई केस पेंडिंग है तो आप उस केस को जो है उस संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकते। इसमें केस है बेलामी वर्सेस सेवाइन, इस केस में भी पेंडिंग सूट के बारे में बताया गया है। लेकिन प्रश्न है कि क्या कोई केस पेंडिंग है तब हम संपत्ति को अंतरित कर सकते हैं, तो यहाँ पे है कोर्ट की मंजूरी से और विद कंडीशन, कि अगर कोर्ट परमिशन दे देता है और कुछ शर्तें अधिरोपित करता है तो हम संपत्ति का अंतरण भी कर सकते हैं। ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागिक पालन का सिद्धांत ढाल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है न कि तलवार के रूप में। जैसा कि इस प्रश्न को पढ़ने से ही हमें समझ में आता है कि ये ढाल है, तलवार नहीं है। मतलब कि अटैकिंग, अगर आप अटैक करना चाहो इससे तो अटैक नहीं होगा, आप इससे सिर्फ डिफेंड कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। ओके, तो ये पार्ट परफॉर्मेंस इसको हम बोलते हैं। ये सेक्शन 53A में
इसको बताया गया है। देखिए, इसके जो शर्तें हैं या फिर इसके एलिमेंट को समझने से पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना होगा कि वास्तव में पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, ये भागीक पालन क्या होता है। देखिए, और आपके बीच में कोई भी जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र को लेकर कोई भी एग्रीमेंट होता है और हमारे बीच में कंडीशन जो है सब तय हो जाती हैं। आपने उस प्रॉपर्टी का मुझे कब्जा दे दिया, ओके, सब कुछ हो गया। अब सिर्फ ये है कि बस अब रजिस्ट्री होनी है, ओके, पैसे तय हो गए और लिखित में आपने दे दिया कि हाँ मैं एग्रीमेंट हो गया था पहले। लास्ट में क्या हुआ कि आप कहते हो कि संपत्ति का जो अंतरण हुआ है वो विहित प्रारूप में रजिस्टर्ड नहीं था, तो इसलिए आप जो है ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा। तो ये कह करके उस ट्रांसफ़र को आप शून्य करवाना चाहो या उस ट्रांसफ़र को जो है आप उसका पालन नहीं करो, तो जो सामने वाली पार्टी है जो कि उस संपत्ति को खरीद रही है उसके पास राइट होता है पार्ट परफॉर्मेंस, कि भाई मैं अपना पार्ट पूरा प्ले, मतलब अपना जो मेरा जो भाग है वो पूरा प्ले करने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे का परिदान को करने के लिए तैयार हूँ, अब आप मुझे संपत्ति दे दीजिए। ओके, तो इजी लैंग्वेज में ये है, लेकिन कुछ कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए, जैसे कि सेक्शन 53A बताता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति के प्रतिफलयुक्त अंतरण के लिए क्या हो, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, लिखित संविदा होनी चाहिए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फर्स्ट इसका जो एलिमेंट है वो क्या है कि के बीच में जो है क्या है, रिटर्न में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कि ऐसी संविदा अंतरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो, मतलब वो हस्ताक्षरित होनी चाहिए। किसके द्वारा, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसके द्वारा और जिसके पक्ष में ट्रांसफ़र की जा रही है उसके द्वारा, उन दोनों द्वारा क्या होना चाहिए, साइन। ओके, तो साइन कैसे, अब आप कहेंगे मैडम दोनों द्वारा कैसे, देखिए साइन किस, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो साइन कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ है, विक्रय विलेख तैयार नहीं हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होना ज़रूरी है। उसके बाद में है अंतरण को गठित करने के लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं वो निश्चित रूप से तय कर ली गई हैं, और वो शर्तें कैसी होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि अंतरिति ने संविदा के आंशिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है, या यदि अंतरिति कब्जा पहले से ही है उसके पास तो आंशिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साइन हो गए और उसके बाद जो है संपत्ति का कब्जा क्या किया हमने, अंतरिति मतलब जिसको हम संपत्ति दे रहे हैं उसको दे दिया कब्जा। ओके, तो कब्जा, सिर्फ कब्जा दिया, भी संपत्ति का अंतरण मतलब जो विक्रय है वो पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं है, हमने सिर्फ कब्जा दिया है यहाँ पे। ओके, कब्जा दे दिया हो या फिर कब्जा उस व्यक्ति के पास पहले से ही हो। ओके, अब नेक्स्ट इसकी जो शर्त है वो ये है कि अंतरिति जो है वो संविदा का जो अपना जो भाग है वो पालन कर चुका हो या पालन करने के लिए क्या हो, तत्पर हो। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साइन हुए, कब्जा ले लिया, अब जिस व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण हो रहा है वो व्यक्ति अपना पार्ट प्ले करने के लिए क्या है, तैयार हो, रेडी हो। ओके, अब इस बात के होते हुए कि संविदा विहित प्रारूप में रजिस्टर्ड नहीं थी, ओके, अंतरणकर्ता को अंतरिति के विरुद्ध किसी भी ऐसे अधिकार को जो उस संविदा में दिए गए अधिकार से भिन्न है लागू कराने से रोक दिया जाएगा। क्यों है ये ढाल कि अब जो है तलवार तो किसके पास होती है, जो संपत्ति को अंतरित करता है, और जिसको संपत्ति अंतरित होती है वो क्या है, ढाल के रूप में, मतलब कि वो कहेगा कि आप अपना पार्ट प्ले कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इस अधिकार का प्रयोग जो है ढाल के रूप में किया जाएगा, ना कि तलवार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बंधक सदैव बंधक से तात्पर्य क्या है एवं बंधक की परिभाषा एवं प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बंधक मोर्गेज क्या होता है।
ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं मॉर्गेज तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करोगे। तो सबसे पहले बंधक की परिभाषा जो है कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 58 में। ओके, कहाँ है, 58 में। लेकिन बंधक की जो परिभाषा है वो आपको इजी करने के लिए मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि कोई संपत्ति मेरे पास है और मेरे घर में अचानक से कोई बीमार पड़ गया और मुझे अचानक से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। मेरे पास कैश नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास उपाय क्या है, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी बेचूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे डॉक्टर को पैसे देने हैं। तो अब क्या है, मैं क्या करूँगी, इस संपत्ति को क्या करूँगी, मॉर्गेज कर दूँगी किसी को, कि किसी व्यक्ति के पास, मैं कहूँगी बी नामक व्यक्ति है, उसके पास अपनी संपत्ति बंधक रख दूँगी कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए और मेरी ये प्रॉपर्टी आपके पास बंधक है। ओके, तो सामने वाला व्यक्ति मुझे 10 लाख रुपए पेमेंट कर देगा। अगर मैं 10 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर पाती तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसकी होगी। तो इससे क्या फ़ायदा मिला कि ये जो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी इसको 10 लाख में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बंधक के जो प्रकार हैं वो कई तरह के बंधक होते हैं। तो इसमें जो बंधककर्ता का मोचन का अधिकार है, पूर्वबंध का अधिकार है, कई चीज़ें हैं इसमें। लेकिन बंधक की को समझने के लिए इजी वे में आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बंधक की परिभाषा अगर हम देखें सेक्शन 58 में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय या वचन पालन के लिए जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए, बंधक हमेशा स्थावर संपत्ति का होता है, चल संपत्ति का नहीं होता। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे हित का अंतरण होता है। हित का अंतरण कैसा, जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय के लिए, धन कैसा होना चाहिए, तो वर्तमान या भावी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए क्या होनी चाहिए, वो प्रतिभूति के रूप में होनी चाहिए। ओके, तो बंधक की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 58 में। यहीं पर बताया गया है बंधक धन के बारे में, बंधककर्ता और बंधकदार के बारे में। ओके, नेक्स्ट है कि इसके प्रकार, कि बंधक के प्रकार। बंधक के 6 प्रकार बताए गए हैं। सादा बंधक और भोग बंधक और अंग्रेजी बंधक को मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। अंग्रेजी बंधक और भोग बंधक को मैंने डिफरेंस वाले को प्रश्न में समझाया है और शॉर्ट नोट में मैंने आपको सादा बंधक के बारे में समझाया है। अब मैं जो बचे हुए इसके प्रकार हैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 6 प्रकार के बंधक हैं उनके नाम बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट है सादा बंधक। फर्स्ट कौन सा है बच्चों, सादा बंधक। दूसरा है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। दूसरा क्या है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। थर्ड है भोग बंधक। क्या है, भोग बंधक। फोर्थ है अंग्रेजी बंधक। क्या है, अंग्रेजी बंधक। फिफ्थ है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक और लास्ट है सिक्स्थ विलक्षण बंधक। ओके, सिक्स्थ क्या है, विलक्षण बंधक। ओके, सादा बंधक हमने देखा कि मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करती हूँ कि मैं क्या करूँगी, बंधक धन का भुगतान कर दूँगी और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करती। वो क्या होता है, सादा बंधक। दूसरा है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। ये इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस शर्त पे बेच देता है कि यदि वह बंधक धन का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है। मतलब कि अगर उसने बंधक धन का संदाय नहीं किया तो जो विक्रय है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। मतलब ये दिखावटी विक्रय होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सादा बंधक में तो क्या हो, प्रॉपर्टी दी नहीं, लेकिन सशर्त विक्रय में क्या होता है, इस कंडीशन पे वो संपत्ति का विक्रय करता है कि यदि उस व्यक्ति ने बंधक धन का भुगतान नहीं किया तो जो विक्रय हुआ है ना वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, मतलब पूर्ण हो जाएगा और फिर वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की हो जाएगी। लेकिन यदि उसने बंधक धन का भुगतान कर दिया तो उसे प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है थर्ड, भोग बंधक। भोग बंधक से तात्पर्य क्या है, मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है।
मतलब कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की किसको, किसी थर्ड पर्सन बंधकदार को की कि उसे धन की आवश्यकता के लिए, तो वो कहता है कि मेरा जो धन है इसका भुगतान आप इसी संपत्ति से कीजिए, जैसे उसका किराया है, उसकी उपज है, भाटक है, लाभ है, इनसे ही प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे जो उसकी संपत्ति है वो लायबल होती है उस बंधक धन का के भुगतान के लिए। तो भोग बंधक जो है इसमें संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जाता है। फोर्थ है अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता अपने को निश्चित तारीख पर, फिक्स डेट पर जो है ये आबद्ध करता है कि वह बंधक धन का संदाय कर देगा। ओके, यदि वो बंधक धन का संदाय नहीं करता है तो सामने वाले व्यक्ति के पास क्या राइट होगा, उसको विक्रय करने का। ओके, तो ये होता है अंग्रेजी बंधक। अगला है फिफ्थ है हक विलेख द्वारा बंधक। देखिए, हक विलेख द्वारा मतलब क्या हुआ कि अपनी संपत्ति के जो भी कागजात हैं, जो भी उसके पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को व्यक्ति जो है किसको, बंधकदार को दे देता है और फिर बंधक धन की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसे बोलते हैं हक विलेख द्वारा बंधक। और सिक्स्थ जो है वो है विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक से तात्पर्य है ऐसा बंधक जो उपरोक्त मतलब इन सब में से सबसे अलग हो, मतलब इन तरह का नहीं हो, उसे हम बोलेंगे विलक्षण। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, विलक्षण मतलब डिफरेंट, इन सब से बिल्कुल अलग, तो उसे हम बोलेंगे विलक्षण बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रम बंधन और अंशदान के सिद्धांत को समझाइए। देखिए, यहाँ पे दो सिद्धांत है, दो प्रिंसिपल हैं। पहला है क्रम बंधन, दूसरा है अंशदान। क्रम बंधन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 81 में और साथ ही बताया गया है सेक्शन 56 में। 56 में विक्रय की स्थिति में, 81 में बंधक की स्थिति में। अंशदान को डिफाइन किया गया है सेक्शन 82 में। देखिए, क्रम बंधन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ओके, उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं। दो प्रॉपर्टी मतलब कि जैसे मेरे पास दो ज़मीन है, ये वाली और ये वाली। अब क्या हुआ, मुझे चाहिए थे 20 लाख रुपए। इस ए नाम के व्यक्ति को क्या चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। तो इसने अपनी दोनों प्रॉपर्टी को सी को क्या कर दिया, बंधक कर दिया। ओके, अब सी के पास क्या हुई, दोनों प्रॉपर्टी हैं, सिर्फ बंधक तो किए है, विक्रय तो ना किया है, बंधक किया है। लेकिन कुछ समय के पश्चात ए को और पैसों की आवश्यकता हुई, तो उसने क्या किया, ए ने इस प्रॉपर्टी को, अपनी इस प्रॉपर्टी को क्या किया, डी नामक व्यक्ति को बंधक कर दिया। ओके, मतलब क्या हुआ कन्फ्यूज़न कि पहले तो उसने दोनों प्रॉपर्टी किसको दे दी, सी को, बाद में उन दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी डी को बंधक कर दी, क्योंकि सादा बंधक में बंद कर सकते हैं ना, ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं प्रॉपर्टी का, तो वो उसने डी को बंधक कर दी। अब क्रम बंधन का सिद्धांत क्या है कि सी कहता है भाई मेरे पैसे दो 20 लाख रुपए, ठीक है। तो अब जो डी है उसके पास ये अधिकार है, क्रम बंधन का अधिकार है कि पहले जो संपत्ति उसे बंधक की गई है उसे छोड़कर जो उसके पास है पहले वही इसको बेच, ठीक है ना, पहले आप इसको विक्रय करो, अगर उसके बाद कुछ शेष रहता तो इस प्रॉपर्टी में आना। ओके, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसका राइट है कि पहले जो प्रॉपर्टी उसके पास है पहले उसको सेल करे, उसके बाद जो प्रॉपर्टी जिस डी के पास है उस पे आए। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं क्रम बंधन। तो इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, ये इसका कंसेप्ट है। अब इस प्रश्न का के जो पॉइंट्स है, एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगी। देखिए, सेक्शन 81 कहता है कि बंधककर्ता के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दो संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। बंधककर्ता कम से कम दो संपत्तियों को कहाँ पे, एक व्यक्ति को क्या रखता है, बंधक करता है, और उसके बाद में क्या करता है कि वह उन दोनों संपत्तियों में से किसी एक को किसी अन्य व्यक्ति के पास क्या करता है, बंधक रख देता है। तब पूर्ववर्ती बंधकदारी एवं पश्चातवर्ती बंधकदारी के बीच में कम से कम क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी हो रही है,
ठीक है। तो अगर उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तो प्रतिकूल संविदा के अभाव में पश्चातवर्ती बंधकदार को यह अधिकार है कि पूर्ववर्ती बंधकदार को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वह अपने ऋण की तुष्टि ऐसी संपत्ति से करवाए जो उसके पास बंधक नहीं रखी गई है। तो बहुत इजी है। मैंने कहा आपको एलिमेंट्स देखना, एलिमेंट्स को तभी आप समझ पाओगे जब आप इस एग्जाम्पल को समझोगे। एग्जाम्पल समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली आप एलिमेंट्स को खुद ही क्रिएट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट ये सेम सिद्धांत जो है वो कहाँ है, 56 में भी दे रखा है, क्रम बंधन। लेकिन यहाँ पे क्या है, विक्रय की स्थिति में, यहाँ पे हम शब्द यूज़ करें बंधक, यहाँ पे विक्रेता द्वारा क्रम बंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पे 56 और 81 को साथ पढ़ना है। अगला है अंशदान का सिद्धांत। देखो, अंशदान का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, 3 लोग थे ABC, तीनों को पैसे चाहिए, उनकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस जॉइंट प्रॉपर्टी को जो है क्या किया, बंधक करके C को दे दिया, D को दे दिया, सॉरी। 3 लोग थे ABC, इनके पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उसको D को दे दिया। अब क्या हुआ कि अब ये D से जो प्रॉपर्टी वापस लेंगे तो इनका क्या होगा, आनुपातिक रूप से जो इनका अंश है वो क्या होगा, डिवाइडेड होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि सिर्फ A ही भुगतान करेगा, B और C नहीं करेंगे। ये बराबर बराबर जो है पैसा देकर ही इस प्रॉपर्टी को वापस लेंगे। तो इसे ही बोलते हैं अंशदान का सिद्धांत। देखिए, इसका मतलब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी संपत्ति रखकर कोई सामान्य को ऋण लेते हैं तब वे इसके भुगतान के लिए आनुपातिक रूप से, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे। यही नियम लगता है जब बंधक संपत्ति तो क्या थी, एक थी, मगर क्या हुआ, वहाँ पे विभाजन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, विभाजन होने के बाद भी क्या है, संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ है, तब भी जो है वो व्यक्ति क्या करेंगे, अगर उस संपत्ति पे कोई पैसा लेते हैं तो सभी का जो है बराबरी का अंश होगा। तो इसे ही हम बोलते हैं अंशदान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्व। पट्टे के समापन की रीतियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें एक प्रश्न ये रहा, दूसरा प्रश्न ये रहा तत्व, और थर्ड है समापन की रीतियाँ। देखिए, पट्टे की परिभाषा सेक्शन 105 TP एक्ट में बताई गई है। पट्टे से तात्पर्य है स्थावर संपत्ति का पट्टा संपत्ति का उपभोग के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए कीमत के जो दी गई है या जिसे देने का वचन दिया गया है, अथवा धन या फसल के अंश या सेवा अन्य मूल्यवान वस्तु के जो निर्दिष्ट अवसर पर अंतरित द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निर्बंधनों पर प्रतिग्रहित करता है अंतरक को दी जानी है प्रतिफल के रूप में किया गया हो। सिंपल वे में पट्टे की परिभाषा है स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण। मतलब क्या हुआ, पट्टा किसका होता है, स्थावर संपत्ति का, चल संपत्ति का पट्टा नहीं होता। तो स्थावर संपत्ति का क्या, यूज़, उपभोग मतलब यूज़ करने के लिए, आप ये नहीं परमानेंट ले लोगे, सिर्फ यूज़ करने का। स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। किसकी कितने समय के लिए, या तो अभिव्यक्त विवक्षित कुछ टाइम जो आपने फिक्स कर रखा है, या शाश्वत काल के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पट्टा क्या आप फ्री में कर दोगे, नहीं, या तो करोगे आप कीमत पर, कोई पैसा आप उससे लोगे जिसको अपनी संपत्ति आप पट्टे पर दे रहे हो, या फिर कोई धन, या फिर कोई फसल का अंश, या सेवा, या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु जो है हम उससे प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये तो होगी पट्टे की परिभाषा। अब इसकी जो एलिमेंट हैं वो हैं, जैसे फर्स्ट है कि क्या होना चाहिए पट्टे में, दो पक्षकार, एक तो कौन होना चाहिए, पट्टाकर्ता, दूसरा है पट्टा ग्रहीता। तो क्या है, दो पार्टीज होना ज़रूरी है। दूसरा है पट्टे की विषय वस्तु क्या कैसी होनी चाहिए, सिंपल सी है, स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। थर्ड है स्थावर संपत्ति के
उपभोग के अधिकार का अंतरण, मतलब ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ संपत्ति को आप उपभोग करोगे, परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है। अगला है इसका एलिमेंट कि उपभोग के अधिकार का जो टाइम है वो फिक्स होता है, अवधि जो है वो क्या होती है, फिक्स होती है, या तो वो होती है वर्षानुवर्षी या मासानुमासी। ये आप आगे अगले सेक्शंस में लिखे हुए हैं कि टाइम पीरियड जो है फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि पट्टा आप जीवन पर्यंत के लिए दे देंगे, ऐसा नहीं है, टाइम जो है वो फिक्स होगा। और लास्ट इसका एलिमेंट है कि उसके लिए जब आप पट्टे पर कोई संपत्ति लेते हो या देते हो तो उसको आप फ्री में नहीं, विद कंसिडरेशन, मतलब प्रतिफल के लिए जो है, या फिर कोई भाटक मतलब कोई किराया, जो लाभ प्राप्त करने के लिए ही आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे देते हो। इसके समापन की जो रीतियां हैं उसके बारे में सेक्शन 111 में बताया गया है। सेक्शन 111 बहुत सिंपल है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम इजीली लर्न कर सकते हैं। सेक्शन 111 में पट्टे के समापन की रीतियां बताई गई हैं। उसमें से फर्स्ट है, देखिए पट्टे को समाप्त कैसे करेंगे, ले ली प्रॉपर्टी अपन ने, अब उस लीज को हम ख़त्म कैसे करेंगे। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, या तो टाइम जो था, जिस टाइम पीरियड के लिए लीज पर हमने प्रॉपर्टी को लिया था वो टाइम ही ख़त्म हो जाए। भाई हमने 10 साल के लिए लिया, 10 साल ख़त्म, लीज ख़त्म। दूसरा है, या फिर कोई शर्त जो है या फिर कोई घटना है, आपने पट्टे पे कोई शर्त लगा दी है कि भाई शर्त, तो सामने वाले ने उस शर्त को ब्रीच कर दिया है, या फिर किसी घटना के घटित होने पर, जैसे कि बहुत भूकंप आया और या फिर कोई बाढ़ आई, पूरा जो ज़मीन जो है आपकी वो जो क्या हुई, बह गई, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, पानी है, तो क्या हुआ, पट्टा आप समाप्त हो गया। ठीक है, तो कोई कंडीशन ब्रीच हुआ है या फिर जो है कोई शर्त भंग हुई है, उस स्थिति में जो है पट्टे का समापन हो सकता है। नेक्स्ट है कि जब पट्टाकर्ता और पट्टेदार एक ही व्यक्ति हो जाए, मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को पट्टा किया गया था वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो क्या हो गया, पट्टा समाप्त हो गया। या फिर अभिव्यक्त अभ्यर्पण हो जाए या फिर विवक्षित अभ्यर्पण हो जाए। ओके, जैसे क्या अभिव्यक्त विवक्षित, मतलब कि कोई इसके बारे में नेक्स्ट आगे वाले सेक्शंस में बताया गया है कि अभिव्यक्त अभ्यर्पण क्या होता है और विवक्षित अभ्यर्पण क्या होता है। और अगला है समापन द्वारा। समापन मतलब कि या तो क्या हो, कोई शर्त भंग कर दे, या फिर जो पट्टेदार जो है वो अपनी हैसियत का त्याग कर दे, या फिर पट्टाकर्ता जो है उसने क्या किया हो कि वो दिवालिया हो जाए। ठीक है, उस स्थिति में भी जो है पट्टे का समापन हो सकता है। तो ये बहुत इजी से पॉइंट्स हैं, इजीली याद हो जाएंगे, आपको एक दो बार लर्न करेंगे तो ये आपका पट्टे पे प्रश्न है जो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आएगा। अगला प्रश्न है, दान से क्या तात्पर्य है, वैध दान के आवश्यक तत्व, क्या दान का विखंडन किया जा सकता है। इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। दान से तात्पर्य मतलब इसकी परिभाषा, अगला है दान के आवश्यक तत्व एलिमेंट्स, और क्या दान का विखंडन किया जा सकता है मीन्स यहाँ पे। तो इसके लिए आपको सेक्शन 122 में जहाँ पे आपको दान की परिभाषा दी गई है और इसका विखंडन सेक्शन 126 पढ़ना होगा। जैसे कि दान पे जो सेक्शंस हैं वो 122 से लेकर के 129 तक हैं, ये प्रोविजंस हैं, इनका आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। देखिए दान जो है इससे क्या तात्पर्य है। दान को हम सभी जानते हैं, हम सभी सोचते हैं कि हमें कोई दान दे दे, ये चीज़ तुम्हें दान में दे दी, ठीक है। लेकिन दान की जो परिभाषा है वो सेक्शन 122 में बताई गई है। वास्तव में दान होता क्या है। अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में इसी शब्द को हिबा कहा गया है, हिबा, ठीक है। तो दान से तात्पर्य मुस्लिम लॉ में और ये जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में जो बताया गया है इसमें कुछ डिफरेंस है, उसमें हम जब मुस्लिम लॉ पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे। दान से तात्पर्य क्या है। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जिसे हम कौन बोलते हैं, दाता, दूसरे व्यक्ति को जिसे हम कहते हैं आदाता, स्वेच्छा से और प्रतिफल के बिना किया गया हो
और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। ओके, देखो इसका मतलब क्या हुआ, दान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, या तो होनी चाहिए चल संपत्ति या फिर अचल संपत्ति। मैंने 5 लाख रुपए मंदिर को दान दे दिए, तो ये 5 लाख रुपए क्या अचल संपत्ति? नहीं, ये कैसी संपत्ति है? चल मूवेबल प्रॉपर्टी ना। 5 लाख रुपए या कोई भी मैंने 100 किलो गेहूँ या फिर मैंने कोई भी चीज़ ऐसी दान की, तो दान जो है चल और अचल संपत्ति का हो सकता है। पट्टा केवल अचल संपत्ति का होता है, बंधक भी केवल अचल संपत्ति का होता है, मतलब स्थावर संपत्ति का होता है, लेकिन दान जो है वो चल अचल संपत्ति का हो सकता है। दान में 2 पक्षकार होंगे, दाता होगा, दाता मतलब जो दान करता है, और जो दान ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं आदाता। ओके, और दान में क्या होना चाहिए, वो स्वेच्छा से होना चाहिए, मतलब किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में या किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई प्रतिफल मतलब बिना प्रतिफल के होना चाहिए। आपकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए कि मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे तुमसे ये चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं है। दान में आपकी डिमांड नहीं होती, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, कोई प्रतिफल नहीं होता। ओके, तो ये दान की परिभाषा है। नेक्स्ट है दान के आवश्यक तत्व। दान के तत्व कौन कौन से हैं, उसमें वही परिभाषा के एलिमेंट्स ही निकलेंगे। सबसे पहले दान में 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है, एक है दाता, दूसरा है अदाता। दूसरा है दान जो है वो जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों का हो सकता है। तीसरा है दान में स्वामित्व का अंतरण का होना आवश्यक है। देखिए लीज में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, बंधक में भी स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, लेकिन दान में जो है स्वामित्व का अंतरण होता है, क्योंकि आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ पे आप पोजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ स्वामित्व को अंतरित कर रहे हो। दान जो है वो बिना प्रतिफल के होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, नहीं, दान जो है वो बिना प्रतिफल के होना चाहिए। और अगला एलिमेंट है दान जो है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, मतलब स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, स्वतंत्र सहमति से, बिना दबाव के, बिना भय के होना चाहिए। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं वो उस दान को स्वीकार करे, अर्थात उसके द्वारा स्वीकार किया जाना भी आवश्यक है। अगर दाता दान करता है और अदाता उसे अस्वीकार कर देता है तो दान नहीं माना जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अदाता है उसके द्वारा दान को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अब है दान का विखंडन हो सकता है, यस हो सकता है। दान का विखंडन, इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 126 में बताया गया है। दान का विखंडन इसे हम कहते हैं दान का निलंबन या प्रतिसंग्रहण। इस शब्द को अगर ऐसे ना लिख के ये पूछे क्या दान का निलंबन हो सकता है या प्रतिसंग्रहण हो सकता है, तो उसका उत्तर भी यही आएगा। देखिए दान का विखंडन हो सकता है यदि दाता और अदाता करार कर लेते हैं कि निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, जो कि दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, दान निलंबित या प्रतिसंगत हो जाएगा। ओके, मतलब अगर पक्ष पार्टी जो है ये एग्रीमेंट करता है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई जो कि दाता मतलब जो दान कर रहा है उसकी इच्छा पे घटित नहीं होती है, अगर घटना घटित हुई तो क्या हुआ, दान प्रतिसंगत हो सकता है। दूसरा कि दान किसी भी दशा में निलंबित किया जा सकता है, जिनमें यदि वो कॉन्ट्रैक्ट होता तो विखंडित किया जा सकता था। मतलब कि या तो हम कर सके करार, दोनों पक्ष का करार कर लेंगे किसी घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, दान को का विखंडन कर सकते हैं। या जिन आधारों पर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन आधारों पर भी हम दान का विखंडन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाश्वतता के विरुद्ध नियम और इसके अपवाद। ये प्रश्न जो है सेक्शन 14 पे बेस्ड है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे कि ए नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बी को, उसके बाद उसके मरने के बाद सी को, उसके मरने के बाद डी को, उसके मरने के बाद ई को, मतलब कि शाश्वत काल के लिए अपनी संपत्ति को अंतरित करता है। तो क्या ये अंतरण मान्य है?
तो ये अंतरण मान्य नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को शाश्वत काल के लिए, मतलब इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो कोई व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को इस तरह से अंतरित नहीं कर सकता है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम को धारा 14 में परिभाषित किया गया है कि कोई भी संपत्ति का अंतरण जो ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा जो अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के जीवन काल में या किसी व्यक्ति को जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्यता के पश्चात प्रभावी होगा। देखिए सेक्शन 14 की परिभाषा ये है, लेकिन हम इसे समझें कैसे कि सेक्शन 14 को सेक्शन 13 और 14 को साथ में पढ़ना है। सेक्शन 13 में पढ़ा हमने क्या अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, मतलब गर्भ में जो बच्चा है उसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, तो सेक्शन 13 कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए क्या है, पूर्विक हित का सृजन होना आवश्यक है, मतलब किसी बीच में मीडिएटर को अपॉइंट करना आवश्यक है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वैसे ही संपत्ति का हित जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न होता है कि छोटा बच्चा उस प्रॉपर्टी को संभाले कैसे, तो इस प्रॉपर्टी क्या करेगा, उसे क्या पता कि भाई अब क्या करना है उसका। तो सेक्शन 14 उसकी हेल्प कर रहा है। सेक्शन 14 बताता है कि वो जब तक अप्राप्य व्यय है, जब तक वो 18 वर्ष से कम आयु का है, तब तक वो उसका हित जो है संरक्षित करेगा। ओके। और सेक्शन 18 जब वह 18 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी करता है तो संपत्ति जो है उसमें ऑटोमेटिकली निहित हो जाएगी। तो इसलिए सेक्शन 13 और 14 को साथ साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस नियम को समझने के लिए आवश्यक हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें कोई संपत्ति का हित निहित हो, लेकिन वो जीवित व्यक्तियों के पक्ष में उस हित का सृजन किया जाना आवश्यक है। यदि अजात व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, उस व्यक्ति के पक्ष में यदि कोई अंतरण हुआ है तो वहां पे पूर्विक हित का सृजन किया जाना आवश्यक है, मतलब बीच में किसी को अपॉइंट किया जाना आवश्यक है। और यदि वह अंतरण गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया है तो भी वो अंतरण मान्य होगा, और जब तक वो 18 वर्ष से कम आयु की उम्र तक रहता है तब तक वह अंतरण मान्य होगा। ओके। और जैसे उसने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली उसके बाद ऑटोमेटिकली वो संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी। तो इस सेशन में हमने टीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया विषय हम लेके आएंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए नए वीडियो का, और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।